हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विगर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ बाय टिम्सी वेक्टर। आज हम बड़े आराम से बैठ के कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगी वो डिस्कस करेंगे, जिनमें कि सबसे पहले हम लेंगे हार्मोनल इम्बैलेंसेस। और जब मैं हार्मोन इम्बैलेंस की बात कर रही हूँ तो आज जो मेरा मेजर कंसर्न था, जो बहुत लोगों की क्वेरीज थी, वो था रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, जिसकी वजह से जो लोग देख रहे हैं, जो मेरे मुझे अप्रोच किए, वो समझ जाएंगे कि किन के बारे में बात कर रही हूँ। कुछ मेल्स थे जो गायनेकोमेस्टिया जैसी प्रॉब्लम की वजह से अप्रोच किए, कुछ लेडीज थी जिनका टमी सरकमफ्रेंस, हिप सरकमफ्रेंस, थाइज बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गई हैं। बाकी बॉडी ठीक है, शोल्डर्स पे फैट नहीं है, कहीं और नहीं है, और उनको ये मैं समझाना चाहती थी, तो इसीलिए ये बहुत सारे लोगों का कंसर्न हो सकता है। सो आई थॉट कि आई शुड एड्रेस इट पब्लिकली। तो हम इसको वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने एक वर्ड बोला, गायनेकोमेस्टिया। अभी एक कंडीशन होती है, सबसे पहले हम मेल्स की बात करते हैं। मेल्स में जैसे टीनेज आती है, टीनेज में मेल में भी और फीमेल्स में भी, दोनों में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स, एस्ट्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्यूबर्टी की एज में जाके, एक एडोलसेंस एज में जिसको हम बोलते हैं टीन एज में जाके, वो हार्मोन कौन सा डोमिनेंट है वो आपका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। जैसे कि आप लड़के हो तो आप में टेस्टोस्टेरोन्स जो मेल हार्मोन्स है वो डोमिनेट करेंगे, एस्ट्रोजन्स डाउन चले जाएंगे। तो आप में मेल हार्मोन्स ज्यादा है, इसीलिए आपका स्केलेटन कैसा डेवलप होता है, ब्रॉडर चिन होना, ब्रॉडर माथा होना, आईब्रो स्ट्रॉन्ग होने, फेशियल हेयर ग्रोथ होना, आपका स्ट्रक्चर इन्वर्टेड पिरामिड जिसको बोलते हैं, ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर स्केलेटन का होना चाहिए। शोल्डर्स बहुत ब्रॉड होने चाहिए और नीचे कमर तक आते आते हल्की सी पतली कमर होनी चाहिए। तो ये नॉर्मल हम मेल्स के फीचर काउंट करते हैं। इन फीचर्स को आने में जो वो हार्मोन चेंजेस आती हैं बचपन से, जैसे ही हम टीनेज में ट्रांजिट करते हैं, तो जैसे ही हार्मोनल चेंजेस आती हैं, तो बिकॉज ऑफ सम डाइट, सब कई लोग सोचते हैं कि अभी तो छोटे हैं, खाने दो, ये चीज़ें खाने दो, लेकिन कई बार वो गलत लाइफस्टाइल, गलत जंक फूड खाना, गलत तरीके से खाना, या फिर बिल्कुल भी मूवमेंट ना देनी, वो कहाँ हार्म करता है। आप टीन एज में जाने वाले हो, टीन एज में जाने के टाइम पे जब आपके वो हार्मोन्स एक नॉर्मल क्वांटिटी में रिलीज होने चाहिए थे, नॉर्मल एक्सप्रेशन देने चाहिए थे, तो क्या हो रहा है कि आप में फीमेल हार्मोन्स भी डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी डाइट और आपके लाइफस्टाइल ने उन हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर दिया। उनकी क्वांटिटी जिसकी जितनी सिक्रीट होनी चाहिए थी वो ऊपर नीचे हो गई है। ऑब्वियसली फीमेल हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होने की वजह से कुछ एक लड़के जो होते हैं, कुछ एक बॉयज होते हैं, वो टीनेज में जाके बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी ओबीस हो जाते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओबीस होने के साथ साथ उनकी चेस्ट पे फैट्स आनी स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि एक ब्रेस्ट जैसी फीलिंग देती है और वैसी ही लुक भी देती है। तो इसको हम गायनेकोमेस्टिया कब बोलते हैं, जब ये फीमेल ब्रेस्ट जैसा अपीयरेंस होता है। और इसके कई रीजंस होते हैं। एक तो है कि फैट डिपॉजिट है। दूसरा जो सबसे बड़ा डिजास्टर्स आज की कंडीशन में है, आफ्टर एडोलसेंस, टीन एज के बाद भी जिन लोगों को, आफ्टर 17 18 19 ईयर्स के बाद भी जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, वो बिकॉज दे आर ऑन सम सप्लीमेंट्स, और वो एकदम से इमीडिएट इफेक्ट्स लेने के लिए, डोले शोले, सिक्स पैक एब्स और बॉडी बनाने के चक्कर में वो कुछ एक ऐसे सप्लीमेंट्स ले जाते हैं जो उनकी बॉडी में वाटर रिटेंशन करा देते हैं। और वाटर रिटेंशन क्यों होते हैं, क्योंकि उनके जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। एंड दीज आर नॉट ओनली रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, ये सिर्फ रिप्रोडक्शन वाले सिस्टम में ही हेल्प नहीं कर रहे। ये जो हार्मोन्स हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ये आपके ग्रोथ के बहुत फेजेस को डिफाइन करते हैं। तो जैसे ही आप ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर लेते हो, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी सप्लीमेंट्स, ये ऐसा कुछ नहीं, आई डोंट प्रमोट एनी सप्लीमेंट्स, मैं किसी को देती नहीं। मैं उस तरह से सप्लीमेंट्स के अगेंस्ट नहीं हूं जिस तरह से मैं एक पैरासीटामोल की टैबलेट के अगेंस्ट नहीं हूं। आपको बुखार है तो आप पैरासीटामोल खाओगे, आपकी रिक्वायरमेंट है तो सप्लीमेंट भी उसी तरह से दिया जाता है, अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। हर कोई सप्लीमेंट्स का एक्सपर्ट नहीं होता, उसकी बैकग्राउंड देखो, आप किसके अंडर वो कौन से सप्लीमेंट खा रहे हो, अब वो देखो। खैर, वो एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट फील्ड है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि ये कंडीशन क्यों हुई, इसको क्योर कैसे करना है। मेल्स में ये गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है। टीन एज में हो और उसके बाद आप अपना लाइफस्टाइल ऑल्टर कर लो तो आपके पास एक ग्रोथ की एज बचती है, जिसमें धीरे धीरे आप इसको रिवर्स कर सकते हो। और वो गायनेकोमेस्टिया ना हो कि केवल कई बार फैट डिपॉजिट ही होता है, वाटर रिटेंशन नहीं होता, तो वर्कआउट करते हो, बॉडी वेट की एक्सरसाइजेस करते हो, ये सारा कुछ करने से, अपनी डाइट ठीक करने से वो आपकी क्योर हो जाती है, क्योंकि आपका वहां से फैट लूज हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपकी चेस्ट क्लियर हो जाती है। लेकिन कई मेल्स जो ये डिजास्टर कर बैठते हैं अपने साथ, उनको एक बहुत प्रॉपरली वर्कआउट करना पड़ता है, तब जाके उनकी ये कंडीशन क्योर होती है। और इस चीज को हमें बहुत ध्यान से समझना है।
इसी तरह अभी थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं, जैसे मेल्स के बारे में बात की वैसी जैसे हम लेडीज की बात करेंगे तो गर्ल्स की भी एडोलसेंट एज आती है, गर्ल्स की भी टीन एज आती है। अब उस टीन एज में उनके जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं उनमें भी मेल हार्मोन्स फीमेल हार्मोन्स दोनों प्रेजेंट हैं, लेकिन बचपन से उनका लाइफस्टाइल कैसा रहा है वो डिफाइन करेगा कि वो चाइल्डहुड के बाद, टीन एज के बाद वो मेच्योरिटी की तरफ किस शेप में जाएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मेल्स को अगर वो अपनी बॉडी के साथ छेड़छाड़ ना करें तो एडोलसेंट एज के आगे पीछे के बाद उनकी पूरी उम्र लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस नहीं आती, जबकि लेडीज की लाइफ में हार्मोनल चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा आती हैं। तो हमें अपनी बॉडीज की केयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। टीन एज में भी उनमें अगर मेल हार्मोन ज्यादा बढ़ रहे हैं, वो क्यों बढ़ेंगे, जब आपकी डाइट ठीक नहीं है, आपका वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं है। और आजकल वर्कआउट वर्ड में बार बार क्यों बोलती हूँ, क्यों जरूरी हो गया, वर्कआउट तब जरूरी नहीं था जब हमारी एज, हम छोटे थे और हमारी जनरेशन के लोग स्टेपू खेलते थे, भागम दौड़ करते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे, इधर उधर भागम भाग करते थे सारा दिन, हमारी ये एक्टिविटीज होती थी। आजकल की जनरेशन की ये एक्टिविटीज नहीं रही हैं, आजकल की जनरेशन को ये पता ही नहीं ये चीजें क्या है, तो इसलिए उनको वर्कआउट वर्ड बोला जाता है, बिकॉज उनके लिए हिलना उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए था। हमने वो लाइफस्टाइल जिया है, आज की जनरेशन वो नहीं जी रही, तो उनको वर्कआउट की तरफ लेके जाओ। वर्कआउट कोई एक एक कोई दवाई वाली चीज नहीं है, वो एक जरूरी काम है जैसे हम करते थे अपनी लाइफ में। तो लेडीज अगर ये सब नहीं कर रही हैं, उनमें मेल हॉर्मोन्स थोड़े से बढ़ गए हैं, तो उनमें क्या कंडीशन आएगी। अब लेडीज के स्ट्रक्चर को समझें तो जैसे बंदों को आपने देखा होगा, अगर उनके थोड़ी भी डिस्टर्बेंस है हॉर्मोन्स में, ओबेसिटी की तरफ वो जा रहे हैं, हार्मोन ना भी डिस्टर्ब हो, वो खाना गलत तरीके से खा रहे हैं, तो उनको फैट्स कहाँ चढ़ता है, बेली पे। सिर्फ पॉट बेली होती है मेल्स की, ऊपर से शोल्डर्स बिल्कुल स्टूपिंग होंगे, ढीले ढीले होंगे, लेग्स पे ज्यादा मास नहीं दिखेगा आपको, पेट एक अलग से बाहर दिखेगा। ये बंदों पे फैट ऐसे चढ़ती है। लेडीज पे फैट कैसे चढ़ती है, लेडीज का स्ट्रक्चर और हॉर्मोन्स ऐसे डिजाइंड है कि जब भी आप उल्टी सीधी लाइफस्टाइल जी रहे हो, उल्टा सीधा खा रहे हो, तो आपको फैट्स कहाँ चढ़ने हैं, आपकी थाइस पे चढ़ने हैं, आपकी वेस्ट लाइन पे चढ़ने हैं। और जैसे ही आप थोड़ी सी एजिंग की तरफ जाते हो या ये चीजें बढ़ती हैं, तो ये वाली जो फैट है ये मूव होके आपके टमी तक आती है। पहले टमी पे नहीं चढ़ती, थाइस पे, बटक्स पे, वेस्ट लाइन पे फैट चढ़ती है। और एक मीनोपॉजल एज में आके, मीनोपॉज एक ऐसा फेज है जहां पे आपके हार्मोन्स दोबारा चेंज हुए, तो आपका ये जो फैट डिपॉजिट है ये शिफ्ट करता है, ये शिफ्ट करके आप देखोगे कि आपकी थाइज हल्की हो गई, बटक्स हल्के हो गए, लेकिन आपका टमी सर्कमफ्रेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी ये था मेन पहली चीज स्ट्रक्चर के बारे में बात, कि दोनों में डिफरेंस है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंस है, दोनों में हार्मोन सेम रहेगा। अगर मेल में मेल हार्मोन डोमिनेट कर रहा है, फीमेल में फीमेल हार्मोन डोमिनेट कर रहा है, और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो आपको ऐसी कोई इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी ये इश्यूज आते हैं, तो कैसे करना है। अभी इसी कंडीशन के बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच कर चुके हैं जिनको वेट लूज करना है। अभी उनको क्या करना है कि कोई ऐसी डाइट बता दो जो हम खा लें लेकिन हमें एक्सरसाइज ना करनी पड़े। अभी ऐसा है, ऑनलाइन जाओ, गूगल टाइप करो, बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी कि बिल्कुल भी हिलने की जरूरत नहीं, कोई मसल मूव करने की जरूरत नहीं, आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, लेकिन आप वेट लूज करोगे। करो, करके देखो आपकी बॉडी के साथ क्या होगा। ये मैं बार बार समझा चुकी हूँ, आज अगेन इस टॉपिक को इसीलिए लिया है क्योंकि अभी भी मुझे कन्विंस करने की जरूरत लग रही है आपको। चलो, आपके कहने के अकॉर्डिंग आपको मैं खाली डाइट प्लान देती हूँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा उसमें, मैं एक पैकेज में खाली डाइट प्लान दे दूंगी, बट आई एम अगेंस्ट इट। क्यों हूँ अगेंस्ट, बार बार समझा रही हूँ आपको। मैंने आपको खाली डाइट दे दी। खाली डाइट देने का मकसद, अगर आपका वेट लॉस कराना है तो जितना आप ऑलरेडी खा रहे हो, मुझे ऑब्वियसली उससे कम खाना देना पड़ेगा। अगर आप 2000 कैलोरीज पर डे खा रहे हो तो मुझे 1500 कैलोरीज देनी पड़ेंगी, आपको कैलोरी में नीचे लाना पड़ेगा ताकि आपका वेट लॉस हो। ऑब्वियसली खाना कम खाओगे तभी वेट लूज होगा। अब खाना तो कम खाओगे, जब भूख लगी है तो बॉडी स्टोर्ड फैट खाएगी, ओके, वेट लॉस हो गया। वेट लॉस में क्या हुआ, वाटर लॉस भी हुआ, फैट लॉस भी हुआ, मसल लॉस भी हुआ, नॉर्मल हो गया। लेकिन आपने अपने इंटरनल सिस्टम को क्या किया, आपका इंटरनल सिस्टम बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, बिकॉज ऑफ हार्मोनल बैलेंस, बिकॉज ऑफ मेनोपॉजल सिंड्रोम, बिकॉज ऑफ एनी कंडीशन, आपका इंटरनल सिस्टम पहले से ही वीक था, आपका मेटाबॉलिज्म पहले से ही स्लो था। हमने मेटाबॉलिज्म पे तो काम ही नहीं किया। आप चाहते हो कि आप एक्सरसाइज ना करो, तो आप क्या चाहते हो, आपने फैट रिडक्शन तो कर दिया, लेकिन आपकी बॉडी कैसी हो जाएगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारी लेडीज, मोस्टली लेडीज या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एकदम से भागना, रनिंग, वॉकिंग, बहुत स्ट्रेनस स्टार्ट कर देता है, खाली यही और कुछ नहीं करना कि बस हमने फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, भूखा रहना है, भागना है, भूखा रहना है, भागना है। भागना इज अ गुड एक्सरसाइज बट कंबाइंड विद अदर एक्सरसाइजेस। इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान में रखने वाली क्या है कि आप स्पॉट फैट रिडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन आप स्पॉट मसल बिल्डिंग कर सकते हो। कैसे, आप बोलो कि मुझे सिर्फ यहां से वेट लूज करना है,
ऐसा कुछ भी नहीं बना जो आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ से यहाँ से स्पॉट फैट रिडक्शन कराएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप फैट लॉस करते हो आपकी पूरी बॉडी नीचे उड़ती है, आपकी पूरी बॉडी में से फैट लॉस होगा, आपकी चिक्स भी अंदर जाएंगी, आपकी डबल चिन भी जाएगी, आपका टमी भी जाएगा। हो सकता है ये थोड़ी लेट जाए, यहाँ से पहले चला जाए, यहाँ से पहले चला जाए, बट ओवरऑल पूरी बॉडी में से फैट निकलता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये उस तरह से है कि एक स्विमिंग पूल में मैं आपको बोल दूं कि उस कॉर्नर में से 2 बाल्टी पानी निकालो, वो कॉर्नर मुझे थोड़ा सा खाली चाहिए, क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। सेम इज द केस विद आवर बॉडी। अगर हमें फैट निकालना है बॉडी में से तो हमें कोन्ना पकड़ के फैट नहीं निकाल सकते, हमें अपनी हार्ट रेट को ज्यादा करना है, हमें भूखा रहना है, कुछ भी करना है, फैट पूरी बॉडी में से ओवरऑल निकलेगी। तो आपको ये नहीं पता कि आपने किस बॉडी पार्ट में से फैट लूज करी है, उससे क्या होगा? भाग रहे हो, रनिंग कर रहे हो, फैट लॉस हो रही है, लेकिन मसल बिल्डिंग पे काम नहीं कर रहे। और बाकी की जो बॉडी बनी है स्केलेटन और मसल से बनी है, अगर मसल बिल्डिंग पे काम नहीं कर रहे तो बॉडी टोन अप ही नहीं हो रही है। या आपने देखा होगा शोल्डर स्टूप कर जाते हैं, ब्रेस्ट सैगिंग कर जाती है, बिल्कुल चेस्ट पार्ट ऐसा होता है बिल्कुल लटका सा कई लोगों का, लेकिन लीन है, पतले हैं, बट फिर भी उनको हेल्दी और फिट नहीं कहा जाता। कई इतने पतले लोग आपको दिखेंगे, आप उनको बोलो ना ये एक हाथ से यूं एक ईंट उठा लो, दे कांट लिफ्ट इट अप। एक फ्रिज में से एक पतीला सीधा यूं हाथ में पकड़ के लेडीज 2 किलो का पतीला नहीं निकाल पाती हैं, जबकि बिल्कुल पतली हैं, दे आर ऑल्सो नॉट फिट। क्यों नहीं फिट? फैट रिडक्शन सिर्फ फिटनेस का नाम नहीं है, फिटनेस का नाम है मसल बिल्डिंग करना। मसल डजंट मीन कि आपके बाइसेप्स होने चाहिए, आपके डोले शोले बनाने हैं या ये सब कुछ करना है। आपके अंदर ये फाइन फाइबर्स हैं, लीन मसल भी होता है, आपके अंदर वो फाइबर्स बने हो, आपकी बॉडी में मसल्स बने हो। जितनी बॉडी में मसल्स अच्छे बने हुए होंगे वो उतनी टोन्ड लुक देगी, सिर्फ लुक नहीं देगी, वो उतनी टोन्ड है, और मसल्स आपको इंटरनली सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब वही हम आ गए कि क्रैश डाइट करके आप अपनी डाइटिंग करके फैट लॉस कर दो, लेकिन आपने मसल बिल्डिंग पे कहाँ काम किया? मसल कब बनेगा? जब आप टारगेट एक्सरसाइज करोगे। जो ये काम करते हैं वो ये बात समझेंगे कि हम फैट लॉस तो पूरी बॉडी में से इक्वली कर रहे हैं, लेकिन हम मसल के ऊपर एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमारा पर्टिकुलर वही मसल बनता है। बाइसेप्स की एक्सरसाइज करोगे तो बाइसेप्स स्ट्रांग होते हैं, टमी की एक्सरसाइजेस करोगे तो आपके एब्स बनेंगे। तो इस तरह से आप टारगेट कर सकते हो मसल्स को बनाना। और इसीलिए जो मेन मसल्स हैं, थाई मसल्स, एब्स मसल्स, बैक मसल, फ्रेमवर्क जो आपका कोर है, हम उन पे बहुत वर्क करते हैं ताकि हमारा वो कोर स्ट्रांग रहे। वो फ्रेम पूरा स्ट्रांग है। अगर कोर, पेट के आसपास के मसल्स, बैक और पेट के, उन पे आपने काम किया हुआ है, वो स्ट्रांग है, तो जब आप फैट रिडक्शन भी कर रहे हो, जब आप कैसी भी तरह का कुछ कर रहे हो और साथ साथ एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो वो आपको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क देता है। उससे आपको कभी बैक की इशू नहीं आएगा, उसके आपको नीज में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, आपकी बॉडी नहीं दुखेगी। आपने खाली डाइटिंग कर दी, वेट लूज कर दिया, लीन हो गए हो, लेकिन रिजल्ट्स के लिए रेडी रहो। कैसे रिजल्ट्स? क्योंकि आपने अपनी बॉडी के इंटरनल सिस्टम का मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं किया, तो आपको लिथार्जी रहेगी, आपको लेजीनेस रहेगी, आप टायर्ड जल्दी फील होगे, आपका हेयर लॉस हो सकता है, आपको स्ट्रेस हो सकता है। भूखे रहने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है? स्ट्रेस और डिप्रेशन, हेडेक स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मल हर कोई बोलता है यार मैं भूखा नहीं रह सकता, मेरा सिर दर्द हो जाता है, पेट नहीं दुखता, सिर दर्द हो जाता है। साइंस है। आपने अपनी बॉडी को भूखा रखा हुआ है, आपको वो एनर्जी ही नहीं मिल रही। कई लोग भूखे रखने के साथ साथ ऐसी ऐसी डाइट फॉलो करते हैं कि मैं तो लो कार्ब डाइट पे हूँ। कार्ब्स नहीं खा रहे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आपने जिंदा रहना है, आपके इंटरनल बॉडी सिस्टम को तो जिंदा रहना है ना, और हेल्दी रहना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी चीज है, हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं कि आपको इंस्टेंट एनर्जी जो है कार्ब्स ही देते हैं। आपके मसल्स को एनर्जी कार्ब्स देंगे, आपके ब्रेन सेल्स को एनर्जी कार्ब्स देंगे। तो आप जीरो कार्ब डाइट को कैसे सोच सकते हो कि वो आपके लिए हेल्दी है? खाली प्रोटीन डाइट को आप कैसे सोच सकते हो कि आपके लिए हेल्दी है? प्रोटीन इतने ग्राम इस डब्बे में प्रोटीन है, मैंने खाना, लेकिन वो एब्जॉर्ब कितना हुआ, ब्लड में कितना जा रहा है, आपको उतनी जरूरत है या नहीं आपकी बॉडी को? ये सब चीजें ध्यान में रखो और उसके बाद बोलो कि मुझे खाली डाइट चाहिए या खाली एक्सरसाइज। कभी भी फॉलो नहीं करना। और जो लोग बोलते हैं डाइटिंग तो मैं नहीं कर सकता, मुझे एक्सरसाइज दे दो, कौन बोल रहा है आपको डाइटिंग करने के लिए? पहली बात तो ये, डाइटिंग तो आप खुद भी कर सकते हो। अगर मैं एक डाइटिशियन हूं, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूं, फिटनेस कोच हूं, मैं आपको एक प्लान दे रही हूं, तो उसमें मेरा पर्पस क्या रहेगा कि मैं आपकी डाइट को प्लान्ड बना दूं। आप खाना खा रहे हो लेकिन एक प्लान्ड तरीके से खा रहे हो, ताकि जितने न्यूट्रिएंट्स खा रहे हो वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। एक कॉमन कंसर्न था किसी का कि मैं ये डाइट खा रही हूँ, अगर मैं ये डाइट खाना 3 महीने बाद छोड़ दूंगी तो क्या मैं वेट पुट ऑन कर लूंगी? आई आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जवाब देना इस चीज का कि जो मैंने आपको एक डाइट प्लान दिया है, आप उसमें से क्या छोड़ोगे?
क्या मैंने उसमें आपको कोई भी सप्लीमेंट दिया? नहीं। क्या मैंने उसके साथ आपके कोई भी बहुत शोशा टाइप, बहुत मॉडर्नाइज्ड, कोई बहुत बाहर की चीज़ें ऐड करी? नहीं। उसमें वो डाइट है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के हो तो जो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है वो डाइट है, आप डाउन साउथ को बिलोंग करते हो तो उसमें वो डाइट है जो डाउन साउथ में मिलती है। मैं खुद चेन्नई में इतने साल रह के आई हूँ, मैं तमिलनाडु में जगह जगह पे रही हूँ, वहां रह के बीइंग अ पंजाबी मैं कभी आलू के पराठे नहीं खा पाई, मैं मक्की मेथी मूली ये सब नहीं खा पाई पराठे। क्यों? बिकॉज वहां का वेदर कंडीशंस नहीं अलाउ करती। मैं वही अपनी डाइट रखूंगी पंजाबी स्टाइल तो मैं डाउन साउथ कैसे जिंदा रहूंगी? मैं रोज बीमार होंगी। वहां रह के मैंने प्रॉपर साउथ इंडियन खाना ही खाया है, राई का तड़का लगाना, कड़ी पत्ता खाना, लाइट चीजें, फर्मेंटेड चीजें खानी, इडली डोसे का बैटर हमेशा रहना। तो इट डिपेंड्स, जब हम उस प्लान्ड तरीके से एक डाइट पे चल रहे हैं तो हमें वो डाइट कभी छोड़नी ही नहीं पड़ेगी, और उसको आपने छोड़ के क्यों खाना है? और एक और चीज कि कितनी कैलोरीज, कि मैं तो 1500 कैलोरी की डाइट पे हूं, कई लोग ये बोलते हैं, लेकिन वो 1500 कैलोरीज आप गूगल करके खा रहे हो, लेकिन आप खा कौन सी रहे हो? आप बोल दो कि एक बर्गर और ये 2 पराठे, दोनों में सेम तरह की कैलोरीज हैं, लेकिन मैंने तो आज इतनी कैलोरी खानी थी ना तो मैंने एक बर्गर खा लिया, पराठे छोड़ दिए आज इसलिए। तो क्या आप हेल्दी वे ऑफ ईटिंग है? नहीं। क्योंकि सिर्फ कैलोरी कितनी है वो काउंट नहीं करता, क्वालिटी ऑफ कैलोरीज क्या अंदर डाल रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्वालिटी ऑफ कैलोरी में जो न्यूट्रिएंट्स, उस कैलोरीज में जो न्यूट्रिएंट्स अंदर जा रहे हैं वो बॉडी में किस तरह से एब्जॉर्ब होंगे वो मैटर करता है। आप खाली डाइटिंग पे हो तो आपकी गट हेल्थ क्या हो रही है? आपके गट के जो बैक्टीरियाज हैं, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया, क्या उनको वो डाइट चाहिए? नहीं चाहिए, वो अनहेल्दी हो जाएंगे। तो हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे? उसी चीज पे वापस आते हैं कि अगर आपको कोई भी ऐसी कंडीशन है, आप ओबीस हो, आप लेडी हो, आप अपने स्ट्रक्चर को समझो कि आपकी बॉडी में फैट्स कहाँ कहाँ जमनी है, आपने फैट्स तो निकाल देनी है खाली डाइट से, लेकिन एक्सरसाइज मीन्स आप प्लान तरीके से मसल्स मूव नहीं करोगे तो आपके ये शोल्डर्स टूट कर जाएंगे। और आपको एक्सरसाइजेज ऐसी कोई भी नहीं करने की जरूरत कि आपको कहीं बाहर जाना पड़े, घर में नॉर्मल हिलना जुलना, खाना पीना नॉर्मल चलता है, उसी तरीके से आपका वर्कआउट के लिए आप 15 मिनट निकाल सकते हो। डाइटिंग खाली कुछ भी नहीं होता। एक चीज, डाइट विदाउट एक्सरसाइज काम नहीं करती, एक्सरसाइज विदाउट डाइट काम नहीं करती। आप बोलो कि मैं खाना नॉर्मल खाऊंगी लेकिन मुझे एक्सरसाइज बताते रहो, खाना उधर आप पिज्जा बर्गर खाते रहो, मैकरोनी पास्ता पे ही लगे हुए हो, मैगीज खा रहे हो, लेकिन आप एक्सरसाइज फुल कर रहे हो। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके मसल्स बन रहे हैं मसल्स, लेकिन उन मसल्स की डाइट क्या होनी चाहिए? उन मसल्स को मैगी पास्ता नहीं चाहिए, उन मसल्स को प्रोटीन चाहिए, उन मसल्स को एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तभी वो मसल्स अच्छे से ग्रो करेंगे और आपके इंटरनल ऑर्गन्स तभी हेल्दी होंगे। तो ये दोनों चीजें हमेशा साइड बाय साइड चलेंगी, इनमें से एक चीज कभी भी रिजल्ट नहीं देगी। और इन्हीं कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम डाइट प्लान्स बनाते हैं, इन्हीं कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए वेलनेस प्लान्स बनाते हैं, ताकि उसमें आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइज दोनों को प्लान किया जाए। तो ये वीडियो का पर्पस सबसे बड़ा क्या था? उन्हीं लोगों को एड्रेस करना जो बोलते हैं कि खाली डाइट से मेरा काम बन जाएगा या खाली एक्सरसाइज से बन जाएगा। नहीं बनेगा। अभी वापस आते हैं उसी चीज पे जिसका मैंने इलाज बताना था, कि अगर आपको गायनेकोमेस्टिया है, मेल्स के लिए अगर आपको गायनेकोमेस्टिया है तो बॉडी वेट रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस पक्का स्टार्ट कीजिए। अपर बॉडी को पहले टोनिंग की तरफ लेके जाओ, चाहे वो वाटर रिटेंशन है आपकी चेस्ट पे, चाहे वो फैट रिटेंशन है। दोनों केसेस में आप अपनी डाइट पे ध्यान दो, वेल नरिश्ड न्यूट्रिशियस डाइट खाओ, जंक फूड नहीं खाओ, और उसके बाद बहुत ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में बॉडी को हाइड्रेटेड रखो, पानी अच्छे से पियो और एक्सरसाइजेस पक्का करो। एक्सरसाइजेस के लिए मैं अलग से वीडियो बना के दूंगी आपको कि बॉडी वेट की एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होनी चाहिए। अगर मैं पुशअप्स बोल रही हूँ, बहुत तरह के पुशअप्स हैं, स्क्वाट्स बोल रही हूँ, बहुत तरह के स्क्वाट्स हैं, तो उनको डिटेल में डिस्क्रिप्शन दूंगी। बिकॉज सिर्फ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरीके से कौन से मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, कैसे एंगेज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खाली करते रहने से कईयों के शोल्डर दुख रहे हैं, कईयों की बैक दुख रही है, तो बस कुछ भी वीडियो देख के करना नहीं स्टार्ट कर देना। बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करिए, आपका गायनेकोमेस्टिया धीरे धीरे करके सबसाइड हो जाएगा। लेडीज के लिए अपनी कंडीशन ध्यान में रखिए, जब भी आप एक्सरसाइजेस करते हैं आप कंसल्ट कीजिए ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स को। आपकी कौन सी एज है, आप टीनेजर हो, आप मिड 20s में हो, आप 30 क्रॉस कर चुके हो, आप मीनोपॉजल एज में हो, आप किस कंडीशन में हो, बिकॉज लेडीज के हार्मोन हर एज में चेंज होते हैं। आप किस कंडीशन में हो उसके अकॉर्डिंग आपने एक्सरसाइजेस करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान बनाया जाता है। बिकॉज लेडीज में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि कैल्शियम वो डीकैल्सिफाई हो जाते हैं, कैल्शियम कम हो जाता है उनकी बोन्स में, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए डाइट दी जाएगी। और आपके लिए एक्सरसाइजेज इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपके आउटलुक के साथ साथ आपका इंटरनल जो सिस्टम है, इंटरनल मेटाबॉलिज्म है, वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहे। और वो तभी रहेगा अगर आप साथ साथ एक्सरसाइजेस करोगे। तो इस वीडियो से आपको कुछ भी बेनिफिट मिला हो, आपकी क्वेरीज सॉल्व हुई हो, तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए और देखते रहिए विगर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स।